हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। आप लोग का लेक्चर थोड़ा सा लेट से जा रहे हैं। बीच में कुछ दिन हम स्टॉप कर दिए थे, इसके कुछ रीज़न थे। मेरे पास टेक्निकल प्रॉब्लम थे, कुछ और दूसरे इश्यू थे। आपको बोले थे कि 25 तारीख से लेक्चर डिलीवर करेंगे। 25 तारीख से नहीं करने का भी कोई रीज़न था। मेरी आँख में कुछ कीड़ा उड़ा लग गए थे ना, जिसके कारण से कुछ घाव हो गया, आप देख सकते हैं इधर, है ना। लेकिन फिर भी आपको हम पढ़ाने में कोई तरह का कमी नहीं। अब 1 तारीख से आज है, आपका लेक्चर अब कंटिन्यू रहेगा, है ना। बीच बीच में अब कभी भी मिस हो जाए तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिए थे, है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ा दिए थे और अच्छे से समझा दिए थे। कुछ क्वेश्चन भी सेंड कर दिए थे। बहुत कम लोग स्टूडेंट हैं जो कि हमको होमवर्क दिखाए, है ना। हम कहते हैं होमवर्क नहीं भी बनाइए, लेकिन लेक्चर देखिए, पढ़िए कम से कम, है ना। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कम से कम पढ़िए, है ना। तीनों सब्जेक्ट मिला के सेल्फ स्टडी करिए। क्लास लेक्चर देखने के बाद आपका अच्छा हो जाएगा। 12th के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे आपको बेटर से बेटर मार्क लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब क्लास खुलेगा तब पढ़ेंगे। बहुत जल्द आप लोग का क्लास खुल ही जाएगा, मतलब अभी तक गवर्नमेंट तो नहीं बोल रहा है, लेकिन अब रखिएगा अगस्त तक क्लास चलेंगे आपके। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जब कंप्लीट हो गया तो अपना बारी आता है चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है आपको पता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अरे है कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर का अगर नाम है तो हम इससे क्या पढ़ेंगे, मतलब फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं? जिसमें फ्लावर बनता हो उसको हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर हम लोग कहेंगे, है ना, इट इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। जैसे उसमें होता है एंडोसियम, गाइनोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखा है। फ्लावर इज ए ऑर्नामेंटल, मतलब यूजेस क्या है? सजावटी यूज है। फैसिनेटिंग ऑर्गेन, और फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग एंड ऑर्नामेंटल। फैसिनेटिंग मतलब होता है मनमोहक, है ना, जो फ्लावर किसी के मन को मोह ले, देखने में इतना खूबसूरत होता है। उसके बाद इसमें कुछ सेंट हैं, कुछ फ्लावर जो सेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से बहुत अच्छे मनमोहक, है ना, और ऑर्नामेंटल सजावटी चीज़ों में काम आते हैं। और बहुत सारा चीज़ें हैं फ्लावर का, मेडिसिन बनना, कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज होना, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं मतलब फ्लावर का बहुत सारा उपयोग है। आप फ्लावर के उपयोग के बारे में छोड़िए, हम लोग फ्लावर का उपयोग पढ़ना पड़ेगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को मेनली पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को क्यों पढ़ना है? इसलिए कि आप ज़िंदगी में किस लिए आए हैं? इसलिए ना आए हैं कि ज़िंदगी में कुछ नाम करेंगे। ये फ्लावर भी ज़िंदगी में इसलिए आया है कि ये कम से कम अपना सीड प्रोड्यूस कर दे, ताकि आप लोग को भोजन मिले, आप लोग फ्रूट्स खाइएगा, सीड खाइएगा। ऐसे सीड और फ्रूट्स आया कहाँ से? फ्लावर होगा, फ्लावर ही फर्टिलाइज करेगा। जैसे हम लोग का एक दिन न एक दिन मैरिज हो जाएगा, मैरिज होने के बाद, है ना, ऑफस्प्रिंग होंगे, संतानें होंगे। तो मेन मकसद क्या है? ज़िंदगी में सक्सेस होने के साथ साथ ये भी काम करना। इसी तरह से फ्लावर होने के अलावा भी इसका मेन काम है सीड बनाना, फ्रूट्स बनाना। तो सीड फ्रूट्स कैसे बनेंगे? वो रिप्रोडक्शन जब फ्लावर करेंगे तब करेंगे। तो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे वो प्रोसेस जानेंगे। उसके लिए पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन सबको पढ़ना होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है क्या फ्लावर में, वो भी आपको बताएंगे। अभी आगे चलते हैं। टर्मिनोलॉजी इन फ्लावर। टर्मिनोलॉजी इन फ्लावर का मतलब हुआ कि फ्लावर चैप्टर, इसमें जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, ठीक है ना। जैसे कंप्लीट फ्लावर आपसे पूछेगा कि बताइए कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। आपसे पूछ देगा बताइए इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब हुआ कि वैसा फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर वैसा फ्लावर जिसमें सभी तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पार्ट प्रेजेंट हो, है ना। इसेंशियल नॉन इसेंशियल पार्ट कौन हो गया? जैसे देखो, ऑल द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल यहाँ लिख लो, नॉन इसेंशियल पार्ट that is calyx, corolla, androsium and gynosium is present in flower is called, है ना, complete flower। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं रहिएगा, इसेंशियल पार्ट्स ये नहीं, इसेंशियल पार्ट यहाँ पे एंड्रोसियम गायनोसियम है, नॉन इसेंशियल पार्ट्स कैलेक्स क्रोला है। इसेंशियल पार्ट्स इसलिए इसको बोला गया एंड्रोसियम एंड गायनोसियम क्यों? क्योंकि यही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कैलेक्स क्रोला भी
उसका सपोर्ट करता है फ्लावर को। ये ऑलवेज ग्रीन होता है। कोरोला का भी बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट किया रहता है फ्लावर को। ये सब का भी फंक्शन है, कैलेक्स कोरोला का भी अपना अपना काम है। तो हम लोग एक नया नाम सुने, कंप्लीट फ्लावर क्या है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि तो ये कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या है। ऑल द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट होल्स प्रेजेंट, यानी कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गॉनेसियम। दिमाग में फिट कर लो, कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम और गॉनेसियम जब तक किसी फ्लावर में ना होगा तो उसको कंप्लीट फ्लावर नहीं कहेंगे। उसके बाद होता है इनकम्प्लीट। बस कंप्लीट का उल्टा हो गया इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब एनी वन इज मिसिंग, मतलब चारों में से कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गॉनेसियम में से कोई एक न रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर। समझ में आई बात है ना। तो समझ में आए तो आप थोड़ा सा और जानिए, है ना। कि अब ये बताइए आपको हम क्लास मतलब सॉरी ये बताए थे पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट क्या होता है, कोई बता सकते हैं? नहीं होगा याद, उनको पता है, आप लोग पढ़ते ही नहीं। और जितना पढ़ाए वो भी तो याद नहीं है। बोलते हैं कि सर कब पढ़ाइएगा कब पढ़ाइएगा, कैसे करेगा काम। अरे मोनोसियस वो था ना कि मोनोसियस प्लांट वैसा था ना, ऐसा प्लांट जिसमें दो एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर, दोनों टाइप का फ्लावर प्रेजेंट होगा। मेल पार्ट और फ्लावर और फीमेल पार्ट दोनों टाइप का प्रेजेंट होगा। ये को कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट हो, इट इज कॉल्ड मोनोसियस प्लांट या मोनोसियस टाइप का फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। उसी को उल्टा डायोसियस कोई एक, दो में से कोई एक हो। तो बताइए कोई मोनोसियस के एग्जांपल बताए थे ना। मेज, मेज क्या है? एक मोनोसियस प्लांट ही तो है। दोनों मेल फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो याद समझ में आई आपको बातें। कंप्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फ्लावर बताइए फ्लावर का, तो कोई बड़ा डेफिनेशन नहीं है कि आपको लिखाएंगे। बस एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी, उसको ध्यान से देना है ना। और कुछ 11th वाले कुछ याद है जो हम पढ़ाए थे आपको? क्या सेल डिवीजन में कुछ बताए थे, माइटोसिस मियोसिस क्या होते हैं, वो सब अभी इस चैप्टर में यूज होगा। थोड़ा देर के बाद अगले क्लास में होगा, इस क्लास में नहीं होगा। तो अब आगे जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना। तो ये डालिए रेडी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहला क्या होता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट, इसके यूनिट को कहा जाता है, इसके यूनिट को बोला जाता है स्टामेन। आप कहिएगा सर ये यूनिट क्या है? मान के चलिए बहुत सारा फ्लावर है। क्या है? बहुत सारा फ्लावर है, बहुत सारा फ्लावर है। ये लो बहुत सारा फ्लावर हम बना दिए हैं। ये बहुत सारा फ्लावर बना दिए। इसमें फ्लावर में देखिए बहुत सारा एंड्रोसियम है, मतलब बहुत सारा स्टामिन है। एक इधर होता है, बहुत सारा होता है, 5 को 6 होता है ना। ये सब कैलेक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये कैलेक्स हो गया, ये कोई फ्लावर का स्ट्रक्चर है ना। ये पूछा भी जाता है कभी कभी बोर्ड में, फ्लावर का डायग्राम बनाइए। तो आपका होमवर्क रहा कि इस चैप्टर के नीचे, मतलब इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये हेडिंग लगाने से पहले आप एक ये फ्लावर का डायग्राम बना लेंगे जो बुक में दिया हुआ है, और नेमिंग करके देख सभी का नेमिंग दर्शा दीजिएगा। ये कभी कभी इसे 10th में आता है जनरली कि डायग्राम बनाइए, फ्लावर का डायग्राम बनाइए। लेकिन 12th में भी एक दो बार पूछा है कि फ्लावर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करिए, मतलब डायग्राम बना के उसका नेमिंग भी करिए। तो आप इसको ये हेडिंग डालने से पहले आप एक फिगर, फ्लावर का फिगर बना लेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है नेमिंग के साथ। तो यहाँ पे इसको बोला गया स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा बोला गया। ये है स्टामेन, है ना, इस स्टामेन ये को एक सिंगल पीस की बात किया जाता है। अगर किसी फ्लावर में बहुत सारा स्टामेन है तो इसलिए हम लोग को एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, इसलिए समझ में आई बात है। अब देखिए
हम बता क्या रहे थे, एंड्रोसियम के बारे में बता रहे थे। तो एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड्रोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम की यूनिट को स्टामिन कहते हैं। आप ही समझ में आई बातें? तो इसलिए कह सकते हैं एंड्रोसियम इट इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गेन ऑफ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि स्टामिन कंसिस्ट ऑफ, ये लिखो, स्टामिन कंसिस्ट ऑफ, है ना, एंथर फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। तो दो पार्टों से मिलके बना होता है एंथर और फिलामेंट। अब कहता बोला जाएगा कि भाई बताइए एंथर क्या होता है और फिलामेंट क्या होता है। तो सवाल यहाँ शूट किया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है। उससे भी पहला क्वेश्चन क्या था कि एंड्रोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं? स्टामिन कहते हैं। उसके बाद क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है? एंड्रोसियम को कहा जाता है या स्टामिन। एंड्रोसियम ना रहे ऑप्शन में तो स्टामिन लिखना है, क्योंकि स्टामिन ही एक सिंगल फ्लावर के सिंगल एंड्रोसियम को हम लोग स्टेमिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आई ये क्वेश्चन, है ना। अब सबसे और उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि एंड्रोसियम का काम क्या है। अगर बात मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मतलब है गेमेट बनाएगा। तो फ्लावर के लिए गेमेट, मेल गेमेट क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो इसलिए फंक्शन इसका हो गया, है ना, स्टामिन या एंड्रोसियम। स्टामिन प्रोड्यूस मेल गेमेट that is pollen grain in एंथर। इनसाइड नहीं, इनसाइड के अंदर बहुत कुछ होता है इन एंथर। अब इतना बात तो समझ में आ गया कि जो स्टामिन होगा ये फ्लावर का, वही स्टामिन मतलब फिर जहाँ से हम डायग्राम बनाते हैं फिगर का फ्लावर का, देखो ये से गया, यही स्टामिन है। यहाँ से यहाँ पार्ट अलग स्टामिन बोला गया है ना। ये से यहाँ तक के पार्ट को स्टामिन। इसी तरह से इसे ही बहुत सारा आता है फ्लावर में, तो यहाँ से यहाँ तक के प्लाट को स्टामिन। तो ये बीच वाला पार्ट को यहाँ पे फिलामेंट के नाम से जाना गया, और इसको एंथर कहते। यही एंथर के अंदर बनता है पोलन ग्रेन। तो आप समझ में आएगी, तो स्टामिन कंसिस्ट ऑफ एंथर फिलामेंट, है ना, और स्टामिन प्रोड्यूस मेल गेमेट दैट इज पोलन ग्रेन इन एंथर। समझ में आई बातें। अब एक अच्छा सा हम ये मतलब एंथर का डायग्राम बनाते हैं, बहुत बढ़िया सा, जो बुक में भी लिखा हुआ है, और एंथर के बारे में कुछ आगे बताते हैं, है ना। तो समझ में आई क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन पूछ देगा बताइए फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, जो कि आपको 11th में भी काफी हम समझा के बताए थे। तो इसमें यहाँ पे मिस नहीं करना। समझ में आई बातें। हाँ, 11th वाले बच्चे जो भी 12th में गए हैं, बहुत सारे 11th में बच्चे बताए हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करिए। नहीं करिएगा तो काम नहीं चलेगा। ये नहीं कहते कि 12th छोड़ के 11th ही पढ़िए, बस थोड़ा बहुत पढ़िए ना, सब ठीक हो जाएगा। आप टेंशन क्या लेते हैं? बस आप लोग एक ही टेंशन रहता है कि सब पढ़ाते हैं नहीं बायोलॉजी, सर का मन में है क्या? अरे मेरे मन में क्या है, कुछ नहीं है। मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा परेशानी है, नेटवर्क सही नहीं रहता है, बहुत मेहनत से वीडियो डालते हैं, और ऊपर से तुम लोग देखने वाला कम है, 4 को 3 को स्टूडेंट है। फिर भी हम सोच रहे हैं एक भी स्टूडेंट रहेगा, लेकिन पूरा पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। हम भी सोचे थे कि खुल जाएगा, चलिए जाएंगे, है ना, जुलाई में चलिए जाएंगे। तो देखते हैं 5 दिन और नहीं हो पा रहा था, कुछ तूफान आया था, बिजली नहीं था, है ना, परेशानी था। समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। अब हम क्या बताने वाले हैं एंथर के बारे में। तो एंथर क्या है, इसलिए कि व्हाट इज एंथर, है ना।
एंथर क्या है? एंथर्स इट इज ए पार्ट ऑफ स्टामेन। सबसे पहला इट इज बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब स्ट्रक्चर टेट्रागोनल एंड, एक मिनट रुको। तो देखा जाए इधर कि है ना एंथर के बढ़िया से डायग्राम, तो एंथर के डायग्राम आपके बुक में मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे से बनाए हैं। मेरे यहाँ पर अच्छे से नहीं बने हैं तो इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। यही इसको बोला जाता है फिलामेंट। ये लॉन्ग सिलेंडर पार्ट ऑफ स्टामेन। फिलामेंट क्या है? इट इज ए लॉन्ग सिलेंडर पार्ट ऑफ स्टामेन। सच नहीं लिखा है। इट इज ए लॉन्ग पार्ट ऑफ स्टामेन। ठीक है, तो ये है स्टामेन का लंबा पार्ट और स्टामेन। अब देखिए ये इसी को एंथर बोला गया है। अब ये एंथर देखिए हमने क्या बोले हैं? इट इज ए बाइलोब। बाइलोब का मतलब क्या है? एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। इस लोब को एक लोब इस साइड है, दूसरा लोब इस साइड है, इसलिए इसको बोल सकते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर। अब क्या कहा गया है? टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रागोनल। अब इसको बढ़िया से जब है ना कट किया ना, तो कट करने के बाद क्या है कि आप बुक में एक और डायग्राम देखे होंगे है ना, जो इस टाइप से दिया होगा है ना, जो इस टाइप से आपको डायग्राम दिया होगा। ऐसा में एक ऐसा में दिया होगा, ये जो है एक ऐसा में दिया होगा है ना, ऐसा में दिया होगा, फिर ऐसा में दिया, ऐसे करके दिया हो गया। तो इसी को हम थोड़ा से और आगे करके लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है पोलन, ये सब है पोलन सेक, ये है पोलन सेक। इसी तरह से यहाँ पे इसे करके देखा जाए तो 4 पोलन सेक नजर आएंगे। प्रत्येक पोलन सेक के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक पोलन सेक के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर 4 पोलन सेक है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 के लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं? टेट्रा वर्ड यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं टेट्रास्पोरेंजिएट है ना। टेट्रागोनल पोलन सेक जो है 4 है ना, तो इसलिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो एंथर में बोले इनसाइड द एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, बात सही है। इस एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। वो लंबा प्रोसेस है पोलन ग्रेन बनने का। बस एंथर का फंक्शन यहाँ क्या? पोलन ग्रेन का बनाना। इनसाइड एंथर पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? ये देखिए एंथर कंटेन 4 पोलन सेक। पोलन सेक 4 है, एक पोलन सेक इधर, एक इधर से देखा जाए तो 4 पोलन सेक है। 4 पोलन सेक, एक ईच पोलन सेक कंटेन 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर 1 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो अगर एक पोलन सेक के अंदर अगर इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसको हम लोग कर सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4। समझ में आई बात है, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, और इसको इस डायग्राम को आप बुक से बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं नोट्स बुक में। अगर मेरे ये डायग्राम यहाँ पर अच्छी नहीं बनी है तो और इससे अच्छी डायग्राम चाहते हैं तो आप नोटबुक से देख के लिख सकते हैं। हमको इस वर्ड से क्लियर है। तो एंथर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंथर में 4 को ऑप्शन में रहेगा, ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा एंथर आर 4 ऑप्शन। एक में पहला ऑप्शन में रहेगा बाइलोब स्ट्रक्चर, यस। दूसरा में रहेगा टेट्रागोनल होता है, यस होता है ना। उसके बाद टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, हाँ होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। समझ गए? बहुत सिंपल है, कोई भारी वाली बातें नहीं है। तो एंथर के बारे में समझे। अब एंथर में पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, वो एक लंबा स्टेज है। उस लंबा स्टेज को अभी हम बताते हैं कि एंथर में पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। एक पूरा इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा कि पोलन ग्रेन आखिर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो एंथर देखिए। एंथर का अगर हम तो आपको ये बताए थे कि
देखेंगे पोलन ग्रेन कैसे बनता है। लेकिन उससे भी पहले एक नया कंसेप्ट है कि एंथर में काफ़ी सारे लेयर होते हैं और वे लेयर का होना भी जरूरी है। लेयर का नहीं होगा तो पोलन ग्रेन तुरंत बनेगा, तुरंत निकल जाएगा, है ना, और कुछ उसमें सपोर्टिंग टाइप का हो ही नहीं पाएगा। तो पोलन ग्रेन ऐसे नहीं बन सकता है। पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट होने के लिए चाहिए, तो उस समय काफ़ी सारे लेयर होते हैं, है ना। तो वो एंथर की लेयर होती है। ये एंथर जो आपको ये सिंपल वे दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। वही लेयर के बारे में एनाटॉमी किया गया, माइक्रोस्कोप से देखा गया, पहले एंथर को ऐसे कट किया गया, है ना, उसमें देखा गया बारीकी से, तो काफ़ी सारा लेयर देखा गया। इसमें कि 4 लेयर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस एंथर, ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, इसलिए यहाँ पे हमने हेडिंग भी डाले हैं कि लेयर्स ऑफ एंथर। एक लेयर, सबसे पहला लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस, दूसरा क्या नाम है, एंडोथेलियम, तीसरा क्या है, मिडिल लेयर, चौथा क्या है, टेपेटम। इसी तरह से इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। चारों लेयर का अपना अपना काम है, ठीक है। एपिडर्मिस का अपना काम है, एंडोथेलियम का अपना काम है, मिडिल लेयर का अपना काम है, टेपेटम का कुछ अपना काम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एपिडर्मिस का क्या काम है, एंडोथेलियम का क्या काम है, मिडिल लेयर का काम क्या है, टेपेटम का काम क्या है। वैसे अगर ऐसे बोला जाए कि चारों लेयर में अगर ऐसे बोले तो हम आउटर 3 लेयर, स्टैटिक में वर्ड यूज किया गया है ना। एंथर आउटर 3 लेयर प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्टिव नेचर का, और इनर मोस्ट लेयर दैट इज टेपेटम, इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन का। तो आउटर 3 लेयर जो होता है एंथर वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, मतलब पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट किए रहते हैं, और पोलन ग्रेन को सबसे इनर मोस्ट वाला लेयर जो होता है टेपेटम, वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और उसमें फिगर में कुछ देखिए, आपको कुछ डायग्राम में कुछ नजर आए होंगे कि एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर में, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो एक सिंगल लेयर में एपिडर्मिस है, एक न्यूक्लियस है, सभी सेल के अंदर में बहुत सारा सिंगल लेयर है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडोथेलियम मिडिल लेयर है ना, इंडोथेलियम एकदम मल्टी लेयर हो गया और मल्टी सेल्यूलर नेचर का हो गया। एक हो गया एपिडर्मिस या यूनिसेल्यूलर नेचर का हो, है ना, एक सेल का है सिर्फ, बिल्कुल एक न्यूक्लियोटाइड का है। यहाँ मल्टी लेयर हो गया, इसमें बहुत सारा लेयर है, सेल का बहुत सारा लेयर है। मिडिल लेयर में भी बहुत सारे लेयर होते हैं, लेकिन टेपेटम में देखा जाए तो इनरमोस्ट लेयर में बहुत सारा न्यूक्लियस है, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है। इसलिए यहाँ टेपेटम को हम लोग बोलते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि ये होता है एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर यूनि न्यूक्लिएटेड, है ना, एक न्यूक्लियस इसमें होता है, जबकि इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है। तो समझ में आई बात है। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में लिखाते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपेटम के बारे में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखाते हैं अभी। लेयर ऑफ एंथर, है ना। लेयर ऑफ एंथर में आप देखिए कि 4 लेयर होते हैं। तो चारों लेयर में देखिए, सबसे पहला एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। एपिडर्मिस और इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इट सिंगल लेयर एंड इट प्रोवाइड, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है, इट प्रोटेक्टिव नेचर का, है ना। तो इसलिए आपको ये चारों लेयर को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन की आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर कौन है, तो एपिडर्मिस। दूसरा क्वेश्चन की इसका काम क्या होता है, तो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। इंडोथेलियम ये सेकेंड लेयर है, मल्टी लेयर एंड आल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। मिडिल लेयर एंड इट इज मल्टी लेयर एंड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्टिव नेचर का। टेपेटम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इनर मोस्ट लेयर है। फिर क्वेश्चन वर्क आता है कि सीक्वेंस दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा क्वेश्चन, एक सीक्वेंस रहेगा कि सबसे बताइए आउटर में कौन है, मिडिल में कौन है, इनर मोस्ट कौन। टेपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, है ना। फिर एक डायग्राम बनाए थे उसमें था, जो डायग्राम जितना बताते हैं वो एनसीईआरटी में सभी गिवन है। जो जो एनसीईआरटी में आपको इमेज मिले वो एनसीईआरटी का डायग्राम बनाइएगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में, क्योंकि अब वो आपको एज इट इज सामने रहेगा कि आप अपने थिंकिंग के अनुसार बनाइएगा, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर होता है टेपेटम एंथर का। उसके बाद टेपेटम का मेन काम क्या होता है, ये एक न्यूट्रिशन प्रदान करता है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन है ना बनने वाला रहता है ना, तो उसी टाइम में ये लेयर होता है टेपेटम लेयर, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। बहुत न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ बोला गया मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन ईच सेल। एक सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, इसीलिए मल्टी न्यूक्लियस लिखा गया है ना। मेन काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन। तो ये है आपका टेपेटम का। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको बताएंगे कि इसके अलावा पोलन ग्रेन बनने का प्रोसेस, एक्चुअली इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं और
है ना, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या माइटोसिस मेयोसिस कैसे चलते हैं, है ना। पोलन ग्रैनुल के फिर स्ट्रक्चर बताएंगे, पोलन ग्रैनुल का स्ट्रक्चर हम जो पूरा बता देंगे, तब आपको हम लोग बताएंगे फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। समझ में आई ये 4 लेयर क्या है। आज हम क्या क्या पढ़े, फ्लावर के बारे में पढ़ा है, कंप्लीट फ्लावर क्या होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। उसके बाद क्या पढ़े, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज एंडोसियम, एंडोसियम यूनिट को क्या कहते हैं, स्टामेन, स्टामेन के फिर देखे थे स्टामेन में क्या क्या होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। एंथर का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, ठीक है। और डायग्राम जो फ्लावर का डायग्राम था, एंथर का डायग्राम था, एंड एंथर को 4 भाग में देखते थे, ट्रांसपोरेंजिएट कंडीशन उसका डायग्राम था। उसके बाद एक डायग्राम और जो मिडिल लेयर टेपेटम ईसियो लेयर ऑफ एंथर का डायग्राम था। तो इतना और होमवर्क रहा है कि इसको याद करिएगा। डायग्राम बनाया है, जो स्टूडेंट डायग्राम बना लेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले, देने से पहले आप हमको डायग्राम सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम में अपना अपने ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका होमवर्क आज के लिए, ठीक है। आज तक यहीं रहने देते हैं, चलिए ठीक।